लापता लोगों के सच्चे केसेस को लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। अगर आप राज वाला चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे आपको सबसे यूनिक हॉरर स्टोरीज सबसे पहले मिल सके। जेरल्डाइन माकलाइन, तारीख 26 अक्टूबर 1929, जगह हैनोवर से 3 मील दूर पेंसिल्वेनिया, उम्र 2 साल। हैनोवर यॉर्क से करीब 15 मील दूर पेंसिल्वेनिया के साउथ ईस्टर्न इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। इस शहर के आसपास काफ़ी सारे पानी के छोटे बड़े स्रोत हैं, साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारी खुली जगहें भी है। हैनोवर से करीब 3 मील दूर नॉर्थ ईस्ट में पिजियन माउंटेन्स भी है। इन पहाड़ों की ऊंचाई तल से 600 फीट है और इनकी चोटी 1200 फीट तक जाती है। ये पहाड़ काफी हरे भरे हैं और इनके आसपास खेती का इलाका भी है। पहाड़ की नॉर्थ ईस्ट साइड पर एक झील है जिसका नाम पहागास्को है। माकलाइन परिवार का फार्म हैनोवर और पिजियन के बीच में पड़ता था, जो कि मैरीलैंड बॉर्डर से करीब 20 मील की दूरी पर था। 26 अक्टूबर 1929 को मिसेस माकलाइन को किसी काम के चलते हैनोवर जाना पड़ा, जिस वजह से उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे लूथर को बच्चों की देखभाल करने को कहा। मिसेस मैकलाइन के वहां से निकलने के बाद लूथर बच्चों को लेकर बैकयार्ड में गया और बच्चे वहां पर पत्ते जमा करने लगे। लूथर ने जेरल्डाइन को एक जगह पर बिठाया और उससे कहा कि वो वहीं पर रहे और वो खाना लाने घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब लूथर वापस आया तो उसने देखा कि जेरल्डाइन वहां से गायब है। दूसरे बच्चों और लूथर ने मिलकर अपनी बहन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। जब मिसेस माकलाइन वापस लौटी तो लूथर ने उन्हें सारी बात बताई और उन्हें बताया कि जेरल्डाइन यहाँ से गायब हो चुकी है, जिसके बाद मिसेस माकलाइन ने अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया। 26 अक्टूबर का सूरज डूबने से पहले माकलाइन के फार्म पर दर्जनों खोजी पगडंडियों पर और पहाड़ों के आसपास और घने जंगलों में जेरल्डाइन की खोजबीन करने लगे। कई सारे खोजी जेरल्डाइन का नाम पुकार रहे थे, लेकिन उन्हें जेरल्डाइन का कोई भी सुराग नहीं मिला। जल्द ही खोजबीनकर्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि माकलाइन का फार्म बिल्कुल ही रूरल इलाके में था और उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल थे और वहाँ से पिजियन माउंटेन रेंज भी शुरू होती थी और वहाँ से पिजियन माउंटेन्स भी सिर्फ 1.5 मील की दूरी पर थे। खोजियों ने दूसरा दिन हैनोवर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शुरू किया। सभी खोजकर्ता इस बात से हैरान थे कि आखिर एक 2 साल की छोटी सी लड़की बिना किसी की नज़रों में आए आखिर कहां जा सकती है। 28 अक्टूबर 1929 को पिट्सबर्ग पोस्ट ने इस वाक़े पर एक आर्टिकल छापा। कुछ लोगों ने ये चिंता जताई है कि उसके घर के नज़दीक पड़े एक खाली कान के अंदर, जो कि पानी से भरी हुई है, उसमें उसकी बॉडी हो सकती है, जबकि लड़की के पिता को ये लगता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। पिछली रात पिजियन हिल्स में हजारों लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन जेरल्डाइन माकलाइन जो शनिवार से गायब थी, उसका अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। इस चीज़ को इमेजिन करिए कि हजारों लोग मिलकर इस छोटी सी जगह में एक 2 साल की बच्ची को तलाश करते हैं, ऐसी बच्ची जो कि दौड़ भी नहीं सकती और जो बमुश्किल ही चल सकती है। लेकिन इतनी सारी खोजबीन के बाद भी उस लड़की का कोई निशान नहीं मिलता। ये एक और ऐसा केस है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कितनी दूरी तक चल सकते हैं, और बड़ी खोजबीन के बाद भी जब उनका बच्चा नहीं मिलता तो वो इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि उनके बच्चे का अपहरण किया गया है। 28 अक्टूबर को खोजबीनकर्ता पिजियन माउंटेन्स में लड़की की तलाश कर रहे थे कि उन्हें माकलाइन फार्म की ऊंचाई पर जेरल्डाइन दिखाई दी। लड़की का कोट गायब था, उसकी हेड भी नहीं थी और उसकी एक लेगिंग और शूज़ भी गायब था। ये ऐसे कपड़े हैं जो कभी भी नहीं मिले। जेरल्डाइन की बॉडी पर कई सारे स्क्रैचेस थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। जेरल्डाइन ये समझा नहीं पाई थी कि आखिर वो कहाँ थी या उसके साथ क्या हुआ था, या फिर इतनी खोजबीन के दौरान वो कहाँ पर थी। इस इलाके के आसपास और भी कई सारे लोग लापता हुए हैं। जेरल्डाइन का केस वो पहला केस था जिसके बाद पेंसिल्वेनिया में 1929 से लेकर 1957 तक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के लोग गायब होने लगे थे और गुमशुदगियों का ये सिलसिला 1957 पर आकर अचानक ही रुक जाता है। फ्लॉथमायर, तारीख 24 फरवरी 1932, जगह
फॉक्स चेस पेंसिल्वेनिया, उम्र 22 साल। रेवरेंड फ्रेडरिक फ्लोथमायर अपनी बेटी एल्से को लेकर एक पादरी के घर पर विजिट के लिए गए थे। जब रेवरेंड घर के अंदर गए, एल्से ने कहा कि वो पार्क के अंदर वॉक पे जाना चाहती है और वो उस रास्ते पर निकल गई। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद रेवरेंड जब वापस पार्क में आए तो उन्हें उनकी बेटी नहीं दिखाई दी। थोड़ी देर बरहोम पार्क में उसे ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस के मुताबिक एल्से फॉक्स चेस के इलाके में गई, जो काफी घना जंगली इलाका था और जिसके पास डेलवेयर नदी बहती थी। 25 फरवरी को मेरिडन रिकॉर्ड में एक आर्टिकल छपा जिसमें एल्से की गुमशुदगी के बारे में लिखा था। जहां पर बॉडी मिली उसके 200 यार्ड दूर मिसेस हेलेन सोल्टेस का घर था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 24 फरवरी की रात करीब 7 बजे एक औरत के चीखने की आवाज़ें सुनी, जिसके बाद उन्होंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ें जंगल की तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्होंने इसकी छानबीन नहीं की। एल्से की गुमशुदगी के 24 घंटे के बाद 2 आदमी जो पुलिस की मदद से एल्से की खोजबीन करे थे, उन्हें ब्लैकबेरी की झाड़ियों के पास एल्से की नग्न बॉडी मिली। जब वो मिली, उसका चेहरा जमीन की तरफ था और उसका सर उसकी राइट आर्म पर था, जबकि उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। पुलिस ने उस इलाके की छानबीन की और उन्हें थोड़ी दूरी पर एक ब्लैकबेरी बुश के पास एल्से के कपड़े मिले। पुलिस ने पहले स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि उन्हें एल्से के चेहरे, उसकी पीठ और उसके पैरों पर स्क्रैचेस के निशान मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसे इस जमे हुए ग्राउंड पर घसीटा गया था। लेकिन दूसरे दिन जब एल्से के पिता ने पुलिस से पूछा कि क्या उनकी बेटी के ऊपर अटैक किया गया था, तो पुलिस ने अपना बयान देते हुए कहा कि नहीं, वो नेचुरल कॉजेस की वजह से मरी थी। एल्से की ऑटोप्सी में बताया गया कि उसे ठंड लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर एक दिलचस्प बात यह भी लिखी है कि जब एल्से की मौत हुई उस वक्त उसे थोड़ा बुखार भी था। केस समरी। पुलिस ने एल्से की मौत की वजह बताने की पूरी कोशिश की। 26 फरवरी 1932 के एक आर्टिकल में डॉक्टर थेडेउस बोल्टन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है टेम्पल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि एल्से की मौत मून मैडनेस की वजह से हुई थी। जी हाँ, मून मैडनेस मतलब उनके मुताबिक चांद से निकलने वाली रेज ने एल्से के दिमाग पर गहरा असर डाला था, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी। जी हाँ, ये एक सचमुच के डॉक्टर थे जिन्होंने एक लड़की की मौत की वजह को मून मैडनेस बताया था। एल्से एक कॉलेज जाने वाली ब्राइट, अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक लड़की थी जो पेंसिल्वेनिया की एक सर्द रात में गायब हो गई। एल्से के साथ क्या हुआ, मिसेस सोल्टेस ने वो दूसरी आवाज़ किसकी सुनी थी, मुझे नहीं पता क्यों पुलिस ने मिसेस सोल्टेस के स्टेटमेंट को इग्नोर किया था, जबकि वो इस केस में इकलौती गवाह थी। जब इंसानों को बुखार आता है तो उनकी त्वचा का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से कई बार हम अपने कपड़े भी उतार देते हैं। ऐसे कई सारे केसेस भी रहे हैं जहां पर फिजिशियंस ने ये स्टेटमेंट दी है कि लापता लोग जो मिलते हैं उन्हें थोड़ा बुखार भी रहता है, लेकिन ज्यादातर लापता लोग वक्त रहते डॉक्टर से नहीं मिल पाते, या फिर जब तक वो डॉक्टर से मिलते हैं तब तक उनका बुखार गायब हो जाता है। लेकिन बुखार की गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी बाहर की सर्दी थी। तो फिर आखिर एल्से ने अपने कपड़े क्यों उतारे और क्यों वो इतनी अजीब पोजीशन में जाकर लेट गई? क्या ये सचमुच में महज एक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई कातिल तो नहीं? अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने इसकी अच्छे से जांच नहीं की, वरना ऐसा मुमकिन था कि कई और चेहरे इसमें बेनकाब होते। रीटा मार्गरेट लेंट, तारीख 22 नवंबर 1934, जगह नॉर्थ रिचमंड टाउनशिप, ओहायो, उम्र 3 साल। 22 नवंबर 1934 को अपने रूरल इलाके के घर में रीटा खेल रही थी, जो कि रिचमंड टाउनशिप में था। इस इलाके में छोटे बड़े कई सारे खेत थे और ये इलाका काफी गीला और दलदली इलाका था। ये करीब लंच टाइम था जब रीटा की मां ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने पाया कि रीटा अपने जर्मन शेपर्ड पुलिस डॉग के साथ खेल रही थी। इसके करीब 15 मिनटों के बाद मां ने दोबारा जब चेक किया तो वहां न रीटा थी और ना ही उनका कुत्ता बडी। वो जल्दी से यार्ड में आई और उन दोनों की तलाश करने लगी।
मिसेस ओलिविया लैंड अपने घर से बाहर आकर फार्म पर गई और उन्होंने फार्म पर रीटा और कुत्ते को ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिले। उन्होंने लड़की का नाम लेकर कई बार पुकारा, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही पड़ोसियों से मदद मांगी, जिसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट को भी बुला लिया गया। महज कुछ ही घंटों के अंदर दर्जनों खोजी आसपास के इलाके में छानबीन करने लगे। ओलिविया लीगली अपने पति से अलग हो चुकी थी, जो कि रीटा के पिता डैरेल थे। रीटा के पिता रिचमंड से बाहर कैनॉल्ट में रहते थे, लेकिन उनका ज्यादातर समय इस खेत के ऊपर अपनी बेटी को देखते हुए ही बीतता था। 7 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद भी रीटा का कोई सुराग नहीं मिला। इस समय पर ओलिविया ने यह चिंता जताई कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके को अच्छी तरह छान लिया गया है और उन्हें नहीं लगता कि उनकी बेटी इसके आगे और कहीं जा सकती थी। रीटा की खोजबीन के दौरान एक अजीब बात ये थी कि उनका कुत्ता बडी वापस आ गया था। जिस दिन रीटा गायब हुई थी उस रात काफी भारी बारिश हुई थी, लेकिन अगले दिन बडी बिल्कुल सूखा घर वापस आया था, जिससे यह आशंका बढ़ जाती है कि कहीं का अपहरण न किया गया हो। शुरुआती खोजबीन के दौरान पुलिस ये मान रही थी कि रीटा के साथ कुछ तो अजीब जरूर हुआ है। उन्होंने ओलिविया और खेत पर काम करने वाले आदमी से घंटों तक पूछताछ की। इस खोजबीन से ये जाहिर था कि पुलिस को ऐसा लग रहा था जैसे ओलिविया काफी कुछ जानती हो, जिसे वो बताना नहीं चाहती। ओलिविया का ये कहना था कि पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है और वो उनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही है, जिसकी वजह से वो काफी थक गई थी और उन्हें नींद भी आ रही थी। रीटा लैंड को गायब हुए अब 3 महीने हो चुके थे। इस दौरान इस केस पर कोई भी अपडेट नहीं मिला। 16 फरवरी 1935 को लैंड के फार्म से 2 मील की दूरी पर एक आदमी गायों को हाँक रहा था कि उसे जमीन पर एक बड़ा कीचड़ का ढेर दिखाई दिया। वो उसके पास गया और उसे वहाँ रीटा लैंड की बॉडी दिखाई दी। ये लाश काफी डिकम्पोज हो चुकी थी और उसका एक शू भी गायब था, लेकिन ये बिल्कुल रीटा ही थी। रीटा की बॉडी मिलने के बाद लॉ इन्फोर्समेंट की परेशानी और भी बढ़ गई। रीटा की बॉडी को देखकर ऐसे लगता था जैसे वो कई महीनों से वहां पर पड़ी हो, लेकिन जहां पर ये बॉडी मिली थी उस फार्म के मालिक और वहां पर काम करने वाले मजदूरों का यही कहना था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो इस इलाके में कई बार आए थे, लेकिन इस दौरान में उन्हें वहां पर बॉडी नहीं दिखाई दी थी और उसी दिन उन्हें वो बॉडी वहां पर मिली थी। 18 फरवरी 1935 में सैन एंटोनियो एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था, डॉक्टर वॉटसन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि महीनों से ये बॉडी उस जगह पर थी, क्योंकि ये बॉडी काफी अच्छी कंडीशन में थी और इसकी ज्यादा डिकम्पोजिशन भी नहीं हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक ये बॉडी काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व की गई थी, जिसकी वजह ये हो सकती है कि ये बॉडी या तो किसी सेलर या फिर बेसमेंट में काफी लंबे समय तक रही हो और उसे हाल ही में उस कीचड़ से भरे गड्ढे में डाल दिया गया था, जहां से उसे रिकवर किया गया। 16 फरवरी 1935 के सेंट जोसेफ प्रेस के एक आर्टिकल में लिखा है, डिप्टी शेरिफ RM ब्लांका जो इस सर्च को लीड कर रहे थे, उनका मानना था कि रीटा को किडनैप किया गया था। 16 फरवरी 1935 के सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स में ये लिखा था, रीटा की मां को सवाल पूछने के लिए जेफरसन काउंटी पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां पर उन्होंने रोते हुए लेकिन समझदारी से ये बात कही कि बच्ची का अपहरण किया गया था। मिसेस लेंट ने कहा, ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि ये छोटी सी लड़की खुद से वहां गई हो। रीटा का किडनैप किया गया था। ऐसा मुमकिन नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची 4 मील का रास्ता पार करके उस जगह पर मिलती जहां वो मिली थी। रीटा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जिसके बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स की भी अच्छे से जांच की गई ताकि ये पता लगाया जाए कि कहीं उसे पॉइजन तो नहीं दिया गया था। लेकिन अच्छी तरह जांच करने के बाद रीटा की बॉडी में कोई भी पॉइजन नहीं मिला। इस दौरान मिसेस लेंट यानी रीटा की मां को कस्टडी में भी रखा गया था। रीटा की बॉडी पर किसी भी तरह के वायलेंस के निशान नहीं थे, जिसकी वजह से ये तय किया गया कि उसकी मौत नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई थी। केस समरी। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में डॉक्यूमेंट किया गया ये शायद सबसे बेस्ट केसेस में से एक था। इस बड़े से खोजबीन के अभियान में हजारों लोग शामिल थे और कई लोगों ने उस जगह को कई बार खोजा था जहां पर रीटा की आखिरकार बॉडी मिली थी। महीनों तक रीटा लापता रही और फिर आखिरकार उसकी बॉडी एक नज़दीक के ही फार्म पर मिली।
उसकी ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स का भी यही मानना था कि उसकी बॉडी को वहां पर रखा गया है, ना कि वो खुद चलकर वहां आई थी। पुलिस और डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। अगर रीटा की बॉडी को खुले में इसलिए छोड़ा गया था ताकि उसे ढूंढ लिया जाए, तो आखिर ऐसा क्यों था? डॉक्टर के मुताबिक बॉडी को ठंडी जगह पर रखा गया था। पेंसिल्वेनिया और ओहायो में हजारों केव्स है, क्या वो ठंडी जगह इनमें से एक गुफा तो नहीं? जबकि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि रीटा की मौत नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई थी, तो फिर आखिरकार उसकी बॉडी को इतने महीने छुपाने का मकसद क्या हो सकता है? आखिरी और सबसे बड़ा सवाल फैमिली डॉग को लेकर पैदा होता है। ये कुत्ता एक ट्रेंड पुलिस डॉग था, बावजूद इसके वो रीटा को अकेला छोड़कर घर वापस कैसे आ गया? रीटा का केस हरमाइने में एक मिस्टीरियस केस है। ये ऐसा केस है जिसकी मिस्ट्रीज शायद कभी ना खुल पाए। मेजोरी वेस्ट, तारीख 8 मई 1938, जगह मिकिन काउंटी, पेंसिल्वेनिया, उम्र 4 साल। वेस्ट परिवार में 1938 का मदर्स डे एक रिलीजियस सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। वो अपने होम टाउन ब्रेडफोर्ड के चर्च में गए। उसके बाद पेरेंट्स बच्चे को पिकनिक मनाने वहां से 40 मिनट दूर वाइट ग्रावेल नाम की जगह पर ले गए। उस जगह पर पहुंचने के बाद मेजोरी और उसकी 11 साल की बहन डॉर्थी फूल तोड़ने चले गए, जबकि उनके पिता मछलियां पकड़ने चले गए। उनकी माँ फैमिली कार में बैठे बैठे ही नज़ारों का आनंद ले रही थी। लड़कियों को बड़े पत्थरों के पास जाने से मना किया गया था क्योंकि वहां सांपों का डर था। दोपहर 3 बजे डॉर्थी कुछ समय के लिए मेजोरी को छोड़कर अपनी माँ से बात करने चली गई। जब डॉर्थी वापस आई तो उसे मेजोरी कहीं भी दिखाई नहीं दी। थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद माँ वहां से पुलिस को कॉल करने चले गई, जबकि पिता परेशान होकर लड़की को ढूंढने लगे। खोजी कुत्तों को उस जगह पर लाया गया। कुत्तों ने मेजोरी की गंध सूंघी और वो उन पत्थरों के पास पहुंच गए जहां आखिरी बार मेजोरी को देखा गया था। यहाँ से कुत्ते कच्ची सड़क पर गए और कुछ दूर जाकर उन्हें गंध मिलना बंद हो गई। मेजोरी के गायब होने के बाद अगले 2 हफ्तों तक पेंसिल्वेनिया राज्य में खलबली रही। सैकड़ों मूल अमरीकी लोगों ने मेजोरी की खोजबीन में मदद दी। जिस जगह से मेजोरी गायब हुई थी वहां दर्जनों हंटिंग और फिशिंग कैबिन्स थे। उनमें से हर एक को छाना गया, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। हजारों वॉलंटियर्स के साथ लॉ इन्फोर्समेंट और फायर फाइटर्स ने भी खोजबीन में मदद की। बावजूद इन सब के लड़की का कोई पता नहीं चला। इस खोजबीन में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने भी 100 पुलिस वालों को भेजा था। एक लोकल मेयर ने 1000 लोगों से अपील की कि वो मेजोरी की तलाश में हर दिशा में मीलों तक जंगलों को छान मारे। ये खोज हर महीने में एक बड़े पैमाने की खोज थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि मेजोरी को किडनैप करके दूसरे राज्य में भेज दिया गया है, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं था। वेस्ट परिवार जिस इलाके में रहते थे वो जगह काफी रिमोट थी और ये जगह एलिगनी नेशनल फॉरेस्ट में थी, जहां गाड़ियों और इंसानी कदमों की आवाज मुश्किल से ही सुनने को मिलती थी। बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुपे किसी शिकारी को इमेजिन करना ही डराने वाला है। लगातार खोजबीन के बाद भी मेजोरी का ना मिलना इस बात का आभास करा रहा था कि वो जंगल में खोई नहीं है। अगर उसका अपहरण किया गया था तो किडनैपर को बहुत ज्यादा फुर्तीला होने की जरूरत थी, और अगर अपहरण हुआ भी था तो आखिर किसी ने लड़की की चीख पुकार की आवाज क्यों नहीं सुनी? आप कई सारे मिसिंग पर्सन्स के केसेस में ये बात पाएंगे कि जहाँ भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे इलाकों में शायद ही कोई गुमशुदा वापस मिला हो। डोनाल्ड फेरिंगटन, तारीख 11 सितंबर 1938, जगह हॉलैंड, न्यूयॉर्क, उम्र 3 साल। इस केस को पेंसिल्वेनिया के सेक्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इलाका पेंसिल्वेनिया राज्य के नॉर्थ ईस्ट रीजन से नज़दीक है। एक आर्टिकल में मैंने पाया कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक डोनाल्ड फेरिंगटन और मेजोरी के गायब होने में कई सारी सिमिलैरिटीज है, जबकि मेजोरी जहां से गायब हुई थी वो जगह यहां से महज 45 मील दूर है। हॉलैंड न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर से नॉर्थ वेस्ट में 45 मील की दूरी पर था। 11 सितंबर 1938 को डोनाल्ड को आखिरी बार उसके पिता एमेट फेरिंगटन ने अपने घर से निकलकर बार्न की तरफ जाते हुए देखा था। जब कई मिनटों तक एमेट को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया।
कुछ देर अकेले खोजने के बाद उन्होंने दूसरे लोगों को मदद के लिए बुला लिया। डोनाल्ड को गायब हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि कई सारे पुलिस वाले, वॉलंटियर्स और दूसरे किसान फेरिंगटन फार्म और आसपास के इलाके को छानने लगे। खोजी पूरी रात खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगली सुबह डोनाल्ड को गायब हुए पूरा 1 दिन हो चुका था। एक खोजी रे बेकर पानी के एक नाले के पास खोजबीन कर रहे थे, जो फेरिंगटन फार्म से 2 मील दूर था। उस नाले के पास ही कुछ बेरीज की झाड़ियां थी, जहां से उन्हें लगा कि उन्होंने कोई आवाज सुनी थी। खोजकर्ता उस ओर गए और उन्हें झाड़ियों के अंदर डोनाल्ड फेरिंगटन दुबका हुआ बैठा दिखाई दिया। जब से डोनाल्ड गायब हुआ था उस जगह पर भारी बारिश हुई थी और जिस जगह पर वो मिला था वो जगह काफी गीली थी। डोनाल्ड के जिस्म पर कांटों से खराश पड़ गई थी और उसे सर्दी भी हो गई थी, लेकिन इसके अलावा वो अच्छी कंडीशन में था। इस खोजबीन में कुल मिलाकर 300 लोगों ने सहयोग किया था। रोनाल्ड रम्बॉग, तारीख 15 सितंबर 1940, जगह स्कॉटडेल, पेंसिल्वेनिया, उम्र 2 साल। रम्बॉग की गुमशुदगी के केस को देखने से पहले मैं 3 और लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो इसी जगह के 10 मील के रेडियस में गायब हुए थे। स्टीफन फोर्ड, 5 अगस्त 1880, उम्र 9 साल। एना थॉर्पे, 5 मई 1950, उम्र 2 साल। एमा बावर्स, 22 जुलाई 1953, उम्र 5 साल। स्टीफन फोर्ड रोनाल्ड रम्बॉग से 60 साल पहले गायब हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे से महज 2 मील की दूरी पर गायब हुए थे। याद रखिए, पेंसिल्वेनिया 44,816 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बावजूद इसके 2 बच्चों का इतने नज़दीक से गायब होना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? रोनाल्ड का घर स्कॉटडेल और डॉसन शहर के बीच एक रूरल इलाके में था। 15 सितंबर 1940 को रम्बॉग के पिता अपने 5 बच्चों को यार्ड में छोड़कर बेसबॉल का गेम देखने चले गए। ऐसा माना जाता है कि रोनाल्ड अपने पिता के पीछे गया था और वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब पिता वहां से वापस आए तो उन्हें रोनाल्ड दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। जिस इलाके में रोनाल्ड गायब हुआ था, पिछले 13 सालों से ये इलाका बच्चों की गुमशुदगी के लिए बदनाम था। इसी को देखते हुए पुलिस ने भी तेजी से काम किया। कुछ ही देर में हाइकर्स, पुलिस ऑफिसर्स, शेरिफ्स और स्टेट पुलिस ऑफिसर्स जंगलों में लड़के की तलाश करने लगे। अगले 3 दिनों में करीब 1700 लोगों ने जंगलों और आसपास के नालों को छान मारा। इसके बावजूद भी रोनाल्ड का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट पुलिस ऑफिशियल ने ये बात तक कह दी कि पिछले 3 दिनों में खराब मौसम के बाद उन्हें नहीं लगता कि 2 साल का बच्चा जिंदा मिल सकता है, इसलिए उन्होंने खोजबीन बंद करने का ऐलान कर दिया। अभी स्टेट पुलिस खोजबीन बंद करने वाली ही थी कि उसी दौरान एक पायलट डेविड पीटरसन और स्पॉटर पॉल रम्बॉग के घर से 3 मील की दूरी पर उड़ रहे थे कि तभी उन्हें एक मकई के खेत में एक लड़का जमीन पर सोया हुआ दिखाई दिया। वो लड़का हिल नहीं रहा था। जब पायलट ने दूसरी बार थोड़ा नीचे से प्लेन उड़ाया तो लड़का उठकर बैठ गया और हिलने लगा। पीटरसन जानता था कि उसने रोनाल्ड को देखा है। इसके बाद वो प्लेन उड़ाकर रम्बॉग की प्रॉपर्टी पर ले गया और उन्हें रोनाल्ड के देखे जाने वाली जगह की जानकारी दी। रोनाल्ड की खबर मिलते ही सैकड़ों वॉलंटियर्स और पुलिस उस खेत की तरफ दौड़ते हुए निकल गए और आखिरकार उन्हें रोनाल्ड जिंदा मिल गया। लड़के को वहां से उठाकर कॉन्सविल जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पाया गया कि उसकी बॉडी पर कई सारे खरोचों के निशान हैं, लेकिन इसके अलावा वो अच्छी कंडीशन में था। ऑफिसर्स के मुताबिक जिस खेत में रोनाल्ड मिला था उस खेत का कोना कोना पहले भी छान मारा गया था और ऐसे मुमकिन ही नहीं था कि वो उन्हें दिखाई नहीं देता। लड़के के कपड़े और जूते भी अच्छी कंडीशन में थे। कुछ पुलिस अफसरों का मानना था कि रोनाल्ड को किडनैप किया गया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसे छोड़ दिया गया। रोनाल्ड को अस्पताल में 2 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। इस दौरान एक पुलिस अफसर भी वहां तैनात था। उस अफसर ने रोनाल्ड से उसकी गुमशुदगी के दौरान वो कहाँ था इस बारे में उससे सवाल भी पूछे, लेकिन उसने कोई जवाब सही से नहीं दिया। मिस्टर एंड मिसेस रम्बॉग की भी यही राय थी कि रोनाल्ड का अपहरण किया गया था और उसे काफी दिनों तक किसी जगह पर रखा गया था और फिर उसे वहां छोड़ दिया गया था जहां से वो आखिरकार मिला था।
तो दोस्तों ये थी लापता लोगों की कुछ सच्ची कहानियाँ। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।